हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर। मृत्युंजय के बात पर समृद्धि अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, नो, मैं नहीं उतरने दूंगी। समृद्धि के कॉन्फिडेंस को देखते हुए मृत्युंजय अपने हाथ में पकड़ा गिफ्ट बॉक्स समृद्धि के हाथ में देते हुए बोला, चलो चलो हम तुम्हारी बुआ को देख कर आते हैं। ये कहकर मृत्युंजय महक के पास आकर बोला, महक चलो ना, हम अपने तोहफे भी दे आते हैं। महक मृत्युंजय के बाद अपना सिर हिला उसके साथ ज्योति के पास गई और अपने हाथ में पकड़ा सुहागन के समान ज्योति को गोद में रखते हुए बोली, आने वाले नन्हे राजकुमार के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ भाभी। जिस पर समृद्धि अपने हाथ में पकड़ा बॉक्स ज्योति की तरफ बढ़ाते हुए बोली, बधाइयाँ बुआ। समृद्धि के बुआ कहने पर दीप उसकी तरफ देखते हुए, मेरी बीवी आपकी बुआ कैसे हुई? जिसके जवाब में मृत्युंजय दीप की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हारी वाइफ को अपनी बहन मानता हूँ तो मेरे बच्चे की बुआ होगी ना। मृत्युंजय के जवाब को सुनकर दीप अपना सिर हिला दिया। जब सुधांशु और ध्रुवी एक साथ ज्योति के लिए गिफ्ट लाकर उसे दिए, सभी बारी बारी आकर ज्योति को गोद में अपना लाया हुआ तोहफा रखने के लगे और दीप उन तोहफे को बगल में रखने लगा। सभी लोगों के तोहफे को देने के बाद जीत हाथों में माइक लेकर लिविंग हॉल में आते हुए बोला, वैसे तो डांस हर फंक्शन में करना चाहिए, बट यहाँ पर थोड़ा अजीब है। जीत की बात सुन दीप उसे घूरते हुए बोला, क्या अजीब है? भाभी प्रेग्नेंट है ब्रो, और प्रेगनेंसी में डांस करना अच्छा नहीं होता। जीत ने जवाब दिया, जिसे सुनकर दीप ज्योति की तरफ देखते हुए जीत से बोला, हाँ तो तुम लोग होना नाचने के लिए। दीप की बात सुन ज्योति अपना सिर हिलाते हुए ध्रुवी की तरफ इशारा करके बोला, मैं आपके साथ डांस करूंगा नहीं भाभी। जीत की बात पर सुन सुधांशु से घूरते हुए ध्रुवी के पास आकर बोला, वो मेरी पार्टनर है, तू अपने लिए कोई और ढूंढ ले। सुधांशु की बात सुन जीत अपना सिर नहीं में हिलाते हुए वो इधर उधर देखने लगा। फिर एक गहरी सांस भर कर बोला, चलो कोई बात नहीं है, मैं होस्ट बन जाऊंगा तो ये पहला मेरा फेवरेट सॉन्ग दो लवर्स के लिए। अब वो कौन होगा आप लोगों को डिसाइड कर लो, क्योंकि मुझे नहीं पता। ये सुनकर सभी हंसने लगे। जब माही चित्रांग की तरफ देखते हुए बोली, चित्रांग मुझे तुम्हें कुछ बताना है। माही की बात सुन चित्रांग उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम्हें भूख लगी है क्या? जिसके जवाब में माही अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। माही की बात सुन पर चित्रांग अपने कान पर हाथ रखते हुए बोले, यार यहाँ पर म्यूजिक चल रहा है, सुनाई नहीं दे, थोड़ी देर बाद बात करेंगे ना। चित्रांग की बात सुन माही अपना सिर हिला दिया। जब वहाँ पर सॉन्ग प्ले होना शुरू हुआ, उस म्यूजिक को सुनते हुए सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। जिस म्यूजिक को सुनते हुए अमृत मृत्युंजय की तरफ देख धीरे से बोला, तेरा ये छोटा साला तो बड़ा रोमांटिक निकला। मृत्युंजय ने अमृत के बाद का कोई जवाब नहीं दिया और महक की तरफ देखने लगा। वो जब से वहाँ आए थे उसे अजीब लग रहा था। जब मृत्युंजय महक के पास आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, महक मृत्युंजय के बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? जिस पर महक कुछ कह पाता उसके पहले ही मौसी शिखा वहां जाकर महक से बोली, महक तुम कैसी हो बेटा? शिखा को देखकर महक मृत्युंजय से हाथ छुड़ा उनके गले लगते हुए बोली, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? इतनी लेट मिल रही हो आप ही को ढूंढ रही थी। महक की बात सुन शिखा उसके पीठ को सहलाते हुए बोली, चलो कोई बात नहीं, अब मिल लिया ना। वैसे जीत तुम्हें काफ़ी मिस कर रहा था, मिली कि नहीं? मिली, उससे बहुत कार्टून है, महक ने मुस्कुराते हुए कहा। जिसे सुनकर शिखा उसके हाथ को पकड़ उसके बाकी मेहमान की तरफ ले जाते हुए बोली, चलो मैं तुम्हें बाकी मेहमानों से मिलाती हूँ, मेरे ससुराल वाले भी आए हैं। ये सुनकर महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, चलिए। ये कहकर महक शिखा के साथ जाने लगी। जिसे देखकर मृत्युंजय थोड़े गुस्से से बोला, महक मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। मृत्युंजय के चिल्लाने पर शिखा और महक उसकी तरफ देखने लगे और शिखा मृत्युंजय को देखते हुए बोली, हेलो मिस्टर सारंग, मैंने न्यूज़पेपर में काफ़ी आपकी तस्वीर देखी है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। शिखा के बाद से मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए अपना सिर हिला महक की तरफ प्लीडिंग भरी आंखों से देखते हुए बोला, आई डोंट फील गुड हेयर, प्लीज़ लेट्स गो होम। मृत्युंजय की बात से महक कुछ कहते उससे पहले सुधांशु महक के पास आकर उसके हाथ पकड़ते हुए बोला, दीदी मामू बुला रहे हैं, चलिए।
इतना कहकर सुधांशु महक को अपने साथ लेकर चला गया और मृत्युंजय बस उन्हें जाता हुआ देखता रह गया। जब ध्रुवी सुधांशु की बाहों में खड़ी मुस्कुरा रही थी, जब उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन के रिंगटोन सुन ध्रुवी ने अपना फ़ोन निकाल देखा तो किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था, जिसे देखकर वो कॉल अटेंड करते हुए थोड़े दूर आकर बोली, हेलो। जब दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज़ आई, दी धैर्य ब्रो का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज़ आप आ जाओ। जिसे सुनकर ध्रुवी के हाथ पैर ठंडे हो गए और उसके हाथ से फ़ोन छूट कर नीचे गिर गया, जिस कारण उसका फ़ोन स्पीकर में हो गया और ठीक उसी वक्त सारे स्विच बंद हो गए थे। तब दूसरी तरफ से फिर आवाज़ आई, प्लीज़ दी हॉस्पिटल आ जाओ, यहाँ कोई नहीं है, मैं सब कुछ अकेले नहीं संभाल पाऊँगा। सभी लोग उस आवाज़ को सुनते हुए फ़ोन की तरफ देख रहे थे। जब मृत्युंजय फ़ोन को उठाकर कान में लगाते हुए बोला, विराट। मृत्युंजय की आवाज़ सुन दूसरी तरफ से विराट बोला, मृत्युंजय ब्रो, धैर्य ब्रो का एक्सीडेंट हो गया है, उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। जिसे सुनकर मृत्युंजय उसे क्लेम करते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं पहुंच रहा हूँ। इतना कहकर मृत्युंजय ने कॉल कट किया और बिना किसी पर ध्यान दिए वहां से भागा। जिसे जाते हुए देख परमजीत दीप से बोले, ये धैर्य कौन है? जिसके जवाब में दीप सुधांशु की तरफ इशारा करते बोले, सिद्धू का बटसाला है। जिसे सुन परमजीत सुधांशु से, तो आप यहाँ क्यों खड़े हो? आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। परमजीत की बात सुन सुधांशु ध्रुवी की तरफ देखने लगा, जो कि बिल्कुल स्तंभ खड़ी हुई थी। जिसे देखते हुए सुधांशु ध्रुवी के हाथ को पकड़ते हुए बोला, ध्रुवी, मुझे वहाँ जाना है। सिद्ध, उन्हें मेरी ज़रूरत है, मेरे पास अपनी फैमिली के नाम पर सिर्फ वही है। ध्रुवी ने आंखों में नमी ली, जिसे देखकर सुधांशु नीरू की तरफ देखने लगा, जिस पर नीरू अपना सर हिलाते हुए बोली, तुम फिक्र मत करो, जाओ, हम सभी हैं यहाँ। नीरू की बात सुन सुधांशु ध्रुवी के हाथ को पकड़ उसे लेकर बाहर की तरफ चला गया। जिसके जाने के बाद शिखा धीरे से महक से बोली, ये सब क्या हो रहा है और ये धैर्य कौन है? जो उसका नाम सुन सब लोग शांत हो गए। शिखा के सवाल को सुन महक चुप रही, फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली, वो मेरे चचेरे देवर है। ओह, मतलब तुम्हारे हस्बैंड के भाई, इसलिए वो इतनी जल्दी से भागा? शिखा ने महक की बात सुन कहा। जिसे सुनकर महक अपना सिर हिला दिया तो अमृत दीप के पास आकर बोला, सॉरी दीप, लेकिन अब फंक्शन ख़त्म हो चुका है तो इजाज़त चाहते हैं। अमृत की बात सुन दीप अपना सर हिलाते हुए बोला, कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छे से निपट गया, डिनर करते हुए जाना। नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाना है, इसलिए फिर कभी। अमृत ने मना करते हुए कहा। जिस पर नीरू महक की तरफ देखते हुए बोली, महक बेटा, तुम बच्चों के साथ यहीं रुक जाओ, काफ़ी वक्त बाद अपने मामा और मासी से मिली हो। नीरू की बात सुन अमृत महक से बोला, हाँ महक, तुम रुक जाओ, वैसे भी सभी हॉस्पिटल जाएंगे तो एकांश और अभी को यहाँ संभालने वाले भी मिल जाएंगे। जय सुबह से पहले नहीं आने वाला। अमृत की बात सुन महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, मैं उन्हें कॉल करके धैर्य भैया का हालचाल पूछ लूँगी और आप सब भी ठीक से जाना, कोई भी काम हो तो कॉल करना। महक के बाद सभी ने अपना सर हिलाया और वहाँ से सारंग विला के लिए निकल गए, क्योंकि वहाँ से घर से लड़के हॉस्पिटल जाने वाले थे। गोद भराई की सारी रस्म पूरी हुई और सभी आए मेहमानों अपने अपने घर के लिए निकल गए। जिनके जाने के बाद घर के सभी लोग रह गए। महक, एकांश, अवि और शिवांश रुके तो उनके साथ वैदिक भी रुक गया था और वैशाली अमृत को लेकर चली गई थी। वैशाली समृद्धि को लेकर चली गई। महक एकांश को पकड़े नीरू के कमरे में बैठी हुई थी। जब महक को शांत देखकर नीरू बोला, क्या हुआ महक, इतनी शांत क्यों? जिसे सुन महक अपने शीर्ष में आते हुए अपना सर नहीं में हिला कर, नहीं मैं ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस धैर्य भैया के बारे में सोच रही थी। क्या सोच रही थी? नीरू ने सवाल किया। जिसके जवाब में महक उनकी तरफ देखते हुए बोली, यही कि कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है, या देरी से या उसी वक्त। उन्होंने ध्रुवी से उसकी माँ को अलग कर दिया, हमारे लिए साजिश की, इसलिए अब उनके साथ कोई नहीं है। महक की बात पर सुन नीरू एकांश को अपनी गोद में लेते हुए बोली, चाहे कोई कैसा भी हो महक, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो किसी के साथ बुरा नहीं करते। नीरू की बात सुन महक अपना सिर हिलाते हुए बोली,
आपने सही कहा माँ, भगवान सब कुछ सही कर देते हैं, बस उनसे आस्था नहीं तोड़नी चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि जो वो ठीक हो जाए, क्योंकि जितना दर्द मिलना था सब मिल चुका है। महक की बात सुन नीरू एकांश की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये बिल्कुल मृत्युंजय बेटा जैसा दिखता है ना? जिसे सुनकर महक अपना सर हिलाते हुए बोली, हाँ सभी यही कहते हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा बेटा नहीं बल्कि सिर्फ उनका बेटा है। महक को चिढ़ता हुआ देख नीरू हंसने लगी और एकांश को झुलाते हुए बोली, सुन रहे अंश, अपनी मम्मा का आपकी मम्मा क्या कह रही है कि आप उसके बेटे नहीं हो? जिसे सुनकर एकांश रोने लगा तो नीरू उसके नाक को चूमते हुए बोली, मम्मा कह रही है आप डैड के बेटे हो? मम्मा झूठ बोल रही है ना? नीरू की बात सुन एकांश सिसकते हुए उसे देखने लगा, लेकिन उसकी नीली आंखों के कोने से आंसू भरे हुए थे, जिसे देखते हुए नीरू महक से बोली, इसका चेहरा भले भी तुम्हारे जैसे ना हो महक, लेकिन इसका रोना बिल्कुल तुम्हारी तरह है। पता है जब तुम छोटी थी तो और तुम्हारे पापा कहीं जाते तब तुम घर से बाहर तक भागते हुए जाती थी कि तुम्हें भी उनके साथ जाना है। ये कहते उनकी आंखें नम हो गई, जिसे देखकर महक उन्हें चुप करवाते हुए बोली, आप इमोशनल मत हो वरना मैं भी रोना शुरू कर दूंगी। महक की बात पर नीरू अपने आंसू साफ करते हुए हल्का मुस्कुराकर एकांश की तरफ इशारा करते हुए बोली, इसकी मुस्कान बिल्कुल तुम्हारे पापा जैसे है। और मेली अव्यक्त ने दरवाजे पर खड़े कहा, जिसकी आवाज़ सुन नीरू उसे हाथ के इशारे से अपने पास बुलाते हुए, आपकी बातें आपके पापा जैसी है। अभी आप इसलिए अपने छोटे भाई को और बहनों से हमेशा प्यार करना। नीरू की बात सुनते हुए अव्यक्त बिस्तर के पास पहुंचकर बोला, मैं कलता हूँ प्याल बलोच है। अव्यक्त की बात सुन महक उसे बिस्तर पर बैठाते हुए बोली, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? शिव भैया के साथ नहीं सोए? जिसे सुनकर अव्यक्त महक की गोद से उतर नीरू के पैरों में अपना सर रखते हुए बोला, मुझे नानी के साथ सोना है। अच्छा, और रात को शिव भैया को तो नहीं ढूंढोगे ना? महक ने शक भरी आंखों से उसे देखते हुए पूछा, जिसके जवाब में अव्यक्त अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, गुड नाइट मम्मा। ये कहते हुए उठा और महक के पास गाल पर किस करते हुए बोला, मेरी गुड नाइट किस। इतना कहकर अव्यक्त फिर अपनी जगह में जाकर लेट गया, जिसे देख महक मुस्कुराते हुए नीरू की तरफ इशारा करते हुए बोली, और नानी माँ को कौन किस करेगा? जिस पर अव्यक्त अपना सर नहीं में हिला वहाँ पर टंगे सुधांशु की फोटो की तरफ इशारा करते हुए बोला, मामू। जिसे सुन महक अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं अपनी मम्मा को कोई किस करूँ अपनी मम्मा को ही किस करूँगी। महक की बात सुन अव्यक्त एकदम से उठकर बैठ गया और महक के चेहरे को पकड़, नो मम्मा डैड आर गोइंग टू एंग्री। अव्यक्त की बात सुन महक अपना सिर नहीं में हिलाते, अच्छा तो तुम्हारे डैड ने ये भी सिखाया है तुम्हें? महक की बात पर अव्यक्त छोटा सा मुँह बनाते हुए बोला, वो नहीं तो मुझे नींद आ रही है बाय। इतना कहकर अव्यक्त नीरू से चिपक कर ब्लैंकेट खींचते हुए ओढ़ कर लेट गया, जिसे देख नीरू हंसते हुए महक से बोली, इसे देखकर लग रहा है मृत्युंजय बेटा तुम्हें कितना परेशान करते होंगे। नीरू की बात सुन महक अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, आप ये मत पूछो, क्योंकि उनके नखरे तो इनसे भी ज़्यादा है, इसलिए उनका कंपैरिजन किसी से करना बहुत बड़ी बात है। वैसे रात काफ़ी हो गई है, आप सो जाइए। महक की बात सुन नीरू अपना सर हिलाते हुए बोली, तुम भी अच्छे से सो जाना, ज़्यादा फिक्र मत करना, धैर्य को कुछ नहीं होगा। ये कहते हुए उन्होंने एकांश को महक की तरफ बढ़ा दिया, जिससे लेते हुए महक अपना अव्यक्त की तरफ इशारा करके बोली, मैं शिव को भेज रही हूँ, क्योंकि वो रात को उठेगा तो शिव को ढूंढेगा, अभी होशियारी झाड़ रहा है। महक की बात पर नीरू ने अपना सर हिला दिया तो महक एकांश को लेकर कमरे से बाहर चली गई। महक जब शिवांश और वैद्य के कमरे में पहुंची तो देखा दोनों सो चुके थे, जिसे देख महक शिवांश के पास जाकर उसके बालों में हाथ फेर उसके माथे पर चूमते हुए वैद्य के पास आकर उसके माथे पर भी चूमकर ब्लैंकेट अच्छे से ओढ़ाकर कमरे का दरवाज़ा बाहर की तरफ बंद करते हुए चली गई। जिसके जाने के बाद वैदिक ने अपनी आंखें खोली और करवट बदल कर फिर सो गए। यह सिटी हॉस्पिटल में धैर्य को इमरजेंसी वार्ड में रखा गया था, जहाँ पर डॉक्टर उसकी देखभाल के लिए मौजूद थे। विराट बाहर बैठा हुआ था, उसका चेहरा बिल्कुल कोल्ड हो चुका था। जब वहाँ पर मृत्युंजय भागते हुए आया और विराट को देख कर बोला, विराट धैर्य कहाँ है? जिसके जवाब में विराट उसे इमरजेंसी वार्ड की तरफ इशारा कर दिया, जहाँ जाकर
मृत्युंजय दरवाजे में बने ग्लास से देखने के बाद विराट के पास आकर बोला, लेकिन ये सब हुआ कैसे? मृत्युंजय के सवाल पर विराट उसकी तरफ देखते हुए बोला, अपनी वाइफ को लेकर आए थे, लेकिन उनकी वाइफ उनके साथ नहीं रहना चाहती, बल्कि उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती है, जिस कारण उसकी बहस हुई और उनकी वाइफ वहां से चली गई। कुछ देर बाद भाई बाहर निकले और मैं अनहोनी के डर से उनके पीछे निकला तो वो कार बाहर स्पीड में चला रहे थे, जिस कारण उनका एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने कहा है कि इंटरनल इंजरी है। विराट की पूरी बात सुन मृत्युंजय अपना सर हिलाते हुए बोला, डोंट वरी, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। जिसे सुनकर विराट उसे रोकते हुए बोला, नहीं, रहने दीजिए, अगर जिंदगी हुई तो बच जाएंगे। ये सुनकर मृत्युंजय विराट को घूरते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास कर रहा हूँ या आप लोगों ने उनकी ज़िंदगी को मजाक बनाकर रखा है? अरे माना उन्होंने की गलती, चाचू की बात मानकर उन्हें नहीं मारना चाहिए था, उन्हें नहीं करना चाहिए था कुछ भी, लेकिन आप लोगों ने क्या? जब उन्हें आप लोगों की ज़रूरत थी उसने मुंह फेर लिया, छोड़ दिया उन्हें मरने के लिए, और अब जब फाइनली वो मरने वाले हैं उन्हें बचाना चाहते हो ताकि वो उस नरक से बदतर ज़िंदगी जिए। विराट ने मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहा, जिसे सुनकर मृत्युंजय विराट की तरफ देखते हुए बोला, सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं, जिनका ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी होता है विराट। ना तुम हमेशा खुश रह सकते हो और ना हमेशा दुखी, इसलिए इन सब भागों मत लड़ो जितना लड़ सको। मृत्युंजय की बात सुन विराट अपना सिर हिलाते हुए बोला, आई अंडरस्टैंड एंड मैंने बड़े पापा और बड़ी माँ को कॉल कर दिया, वो लोग आते ही होंगे। आप यहाँ आए उसके लिए आपका शुक्रिया। जब वहाँ पर सुधांशु और ध्रुवी भी आ गए। ध्रुवी काफ़ी पैनिक लग रही थी। जब उसकी नज़र विराट पर गई तो विराट के पास आकर बोली, विराट भाई कैसे हैं? तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।